Hello dear students, let's start the fourth chapter of the class 10 science NCERT book. As all the life form in the earth is a carbon based life form, so carbon must be most crucial element in the world that exist for the living beings. तो जो हमारी लाइफ फॉर्म है वो कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है, इसलिए जो हमारा कार्बन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे सारे खाने पीने की चीजों से लेकर के हर चीज में कार्बन बेस्ड चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है हमारे लिए। कार्बन कंपाउंड्स हैव देयर ओन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन कंपाउंड्स की अपनी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करती है अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अलावा जो कोई भी कंपाउंड है उसको स्टडी करती है। तो आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन के कितने ज्यादा कंपाउंड हैं बाकी चीजों की तुलना में। अब हम आगे देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिया जाता था। जैसे Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड जब बनता था तो Na अपना इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से Cl को दे देता था, तो उसके इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से Cl के लास्ट सेल में कितने हो जाते थे, 8 हो जाते थे, और Na का भी 8 हो जाता था क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा होता था इसके पास और उसके पास एक की कमी होती थी। बट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो ऐसे दे नहीं सकते वो क्या करते हैं, the bond is formed by mutual sharing of the electron pairs between the atom। तो ये क्या है, ये म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द पेयर्स। ये दो चीज पे ध्यान दीजिए कि हमेशा ये जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें पेयर होगा। जैसे कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, अगर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये पूरी तरीके से अगर इसको दे देगा तब तो ये इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसका फुल हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बना लिए, ऐसे 2 का पेयर बना लिए और इस पेयर को दोनों शेयर करते हैं। तो ये जो पेयर की शेयरिंग है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके भी 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और उस वाले हाइड्रोजन के भी हो गए। भले ही टोटल में 2 है लेकिन दोनों उसका यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहा है और वो भी यूज कर रहा है, पर ये पेयर में होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ऐसा नहीं होता है कि बस इसने दे दिया और इसका दोनों यूज कर रहे हैं और इसका नहीं यूज हो रहा है, हमेशा ये पेयर में होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपने देंगे जो कि दोनों यूज करेंगे। तो जैसे कि कार्बन में होता है। आइए हम देखते हैं आगे उसको। रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। तो रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट क्या है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लेकिन अब इसको बॉन्ड के हिसाब से देखते हैं। इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर सेल जो होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल को भरने की टेंडेंसी की वजह से ही चीजें रिएक्ट करती हैं, केवल वही एक लौता फैक्टर है सारे रिएक्शंस का। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मान के चलिए कि यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्या हो गई, ये नोबल गैस हो गई। इसके तो कैसे होता है फिर जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि इसका सोडियम का Na, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 और नियोन का 10 है, तो नियोन पे स्टेबल हो जाती है नियोन, तो इसको 11 में तो एक ज्यादा होगा इसके पास, तो वही एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा होता है ये दे देता है। तो ये यही कारण बनता है रिएक्शन करने का। तो अगर सारे के जिस एलिमेंट के वैलेंसी कंप्लीट है तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और एक चीज और है वो जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि जितना छोटा एटम होता है उतना उसको रिएक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे होने की वजह से क्या होता है कि उसको वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे गोल्ड वगैरह है तो उनमें कई सारी सेल होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे जिसमें 70 इलेक्ट्रॉन है जिस एटम में,
80 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इतना रिएक्टिव नहीं होता है, भले ही उसको वैलेंस शेल ना हो और वो चाहता है वैलेंस शेल करना और वो करता भी है रिएक्ट, लेकिन वो Na, सोडियम और कार्बन जैसे नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। और तो वो मान के चलिए कि 70 है और उसके पास 70 एटम में प्रोटॉन है और वो भी 70 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसकी वैलेंसी मान के चलिए कि 1 या 2 जो भी है अभी, तो उस वैलेंसी को ये पूरा करने के लिए इतनी उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 प्रोटॉन एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक दो कम इलेक्ट्रॉन को आराम से झेल सकते हैं। बट जिस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसका छोटा प्रोटॉन है, उसके पास केवल 6 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वो बैलेंस करना चाहता है अच्छे से। Why carbon don't form ionic bond? कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द आइदर शेयरिंग, आइदर गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड गेनिंग और लूजिंग के वजह से बनता है इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है कि एक पूरी तरीके से उसको दे दिया जाता है। कोई हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से हमने दे दिया या फिर पूरी तरीके से ले लिया। बट ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग की वजह से बनता है, तो इसमें शेयरिंग नहीं होती है, इसमें लेन देन होता है। तो ये क्यों नहीं कर सकता कार्बन लेन देन सोडियम की तरह या फिर किसी और की तरह जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? तो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, तो उसके के में कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन है। एल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब उसकी वैलेंसी कितनी है? उसकी 4 है। मतलब या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 4 देने पड़ेंगे। तो अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन दे दे अपने, जो उसके जैसे के में 2 है और एल में 4 है, तो या तो इसमें चारों दे दे वो या फिर चारों ले ले, तब ये 8 होंगे या फिर ये 2 होगा। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या दिया है कि इसने गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। जैसे सोडियम है उससे उससे 4 ले ले, 4 सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, या इस टाइप के किसी उससे अगर ले ले, तो उसके पास क्या हो जाएगा? वो उसका नोबल गैस तो बन जाएगा। उसका जो आखिरी वाला है 4 लेने की वजह से नोबल गैस तो बन जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम क्या होगी? मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि अब उसके पास जो है 4 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, बट उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 6 ही है। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है? ये प्रोटॉन शो करता है कितने प्रोटॉन है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे जिसका एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें तो 6 हमारे प्रोटॉन है और ये हो गए हमारे कितने? ये हो गए 8 तो बाहर वाले में हो गए और 2 ये अंदर भी तो हैं, तो 2 ये हो गए। तो इसके पास कितने हो गए? प्रोटॉन हो गए 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो अब इसको ये होल्ड करने में तो बहुत दिक्कत होगी। भले ही ये बना ले बॉन्ड, फिर भी इसका चार्ज जो है ये डिसबैलेंस रहेगा। तो अब क्या करता है ये? तो इसमें ये दे तो अब सकता नहीं है, अरे ले तो सकता नहीं है ये अब। तो अब ये क्या करेगा? अब देने का प्रयास करेगा। अब देने में क्या समस्या है? इफ इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+4 कैटायन, तो अब क्या कर सकता है ये? इसके पास अंदर 2 थे इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में कितने थे? बाहर वाले में 6 थे, बाहर वाले में 4 थे, टोटल 6 हैं इसके पास। तो बाहर वाले में 4 थे, तो अब ये चारों लूज कर दे। ये क्या करे? ये चारों लूज कर दे। इसको भी लूज कर दिया इसने, इसको भी लूज कर दिया, इसको भी लूज कर दिया, किसी को दे दिया, इसको भी लूज कर दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये इसकी नोबल गैस वाली हो गई। आखिर के में तो 2 ही चाहिए, के में तो 8 चाहिए नहीं। तो पहले सेल में इसके 2 हो गए, लेकिन अब इसके प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसके 6 हैं और ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। तो अब क्या होगा? तो अब ये 4 पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी मुश्किल है करना, इसके लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ये क्या प्रेफर करता है? ये शेयरिंग प्रेफर करता है। तो शेयरिंग में कैसे होता है? शेयरिंग में जैसे यहाँ कार्बन है और इसके बैलेंस शेल का केवल हम दिखाएंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर।
और हम इसको किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ करेंगे। तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो अंदर वाले में कितने हो जाएंगे? के में तो 2 होंगे, और उसके बाद एल में कितने होंगे? 6 होंगे। तो अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5 6। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं। तो अब ये क्या करेंगे? ये शेयर करेंगे। तो ये दो, ये इसे का एक पेयर बना लेंगे, इसे का एक पेयर बना लेंगे यहाँ वाले का। तो ये कुछ किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा? यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक कार्बन का, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का। तो इसको दोनों यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे। तो इसके पास अब कितने हो गए? 4 ये इधर हो गए और 2 इधर भी थे, तो 2 ये इधर रख देगा इधर, और इस वाले ऑक्सीजन के 2 आ जाएंगे। तो ये हो गए कार्बन, ऐसे हो जाएगा। और अब ऑक्सीजन भी इनको यूज करेगा, इस पेयर को भी यूज करेगा, इस पेयर को भी यूज करेगा। इसमें यह याद रखिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं केवल एक दोनों दूसरे का शेयर करेंगे। जब ये एक देगा तो वो भी एक इधर से देगा। अब ये 4 हो गए इधर। अब इसके पास ओरिजिनली इसने 2 इधर लगा दिए, तो और कितने बचे इधर? इधर 4 बचे होंगे, 6 थे टोटल इसके। और इधर वाले ऑक्सीजन ने 2 इधर लगा दिए, तो उसके पास कितने बचे होंगे? इधर इधर भी 4 बचे होंगे। ये आउटर सेल की बात चल रही है, अंदर 2 और हैं इनके के में। ये एल की बात चल रही है यहाँ पे, वैलेंस सेल की। तो ये हो गया कितना? ये एल सेल है, ये भी एल सेल है, ये भी एल सेल है। इसके अंदर के सेल में फिर अंदर 2 है। तो अब इसके प्रोटॉन कितने थे? इसके प्रोटॉन थे 6। इसके प्रोटॉन कितने थे? इसके प्रोटॉन थे 8। और इसके प्रोटॉन कितने थे? इसके प्रोटॉन थे 8। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अंदर 2 और हैं इनके अंदर वाली सेल में। ऐसे है ये स्ट्रक्चर इसका। तो अंदर वाली सेल तो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो 2 हो गए। अब बाहर ये हो गए 8। तो इसके पास क्या हो गया? ये तो बाहर तो इसकी वैलेंसी स्टेबल हो गई, इसकी भी वैलेंसी स्टेबल हो गई, इसकी वैलेंसी स्टेबल हो गई। बाहर 8, एल एल में 8 हो गए, और अंदर 2 हो गए, पूरे स्टेबल हो गए। अब इनका प्रोटॉन, अब आप बोलेंगे कि अभी भी तो ये 6 ही प्रोटॉन है और 8 होल्ड कर रहा है, तो ये तो जो है इसमें 4 निगेटिव है। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें देखिए, इसमें टोटल में देखिए, ये 2 का जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसका वेट ये भी उठा रहा है और ये भी उठा रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन था, और ये कार्बन था। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? ये दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बन चुकी हैं कोवलेंट की। तो ये है हमारा CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन हो गए 16 प्रोटॉन। 16 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन कितने हो गए? 22 प्रोटॉन, 22 हो गए। अब ये अंदर के सेल में देख लेते हैं। के और एल 2 सेल है ना इनकी, के और एल। तो ये के हो गया अंदर वाली, और ये एल हो गया। तो अंदर वाली सेल में देख लेते हैं कितने। तो अंदर वाले में इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 ये हो गए। और बाहर वाले में कितने हो गए? बाहर वाले में 8 इसके हो गए ये, और 8 इसके हो गए ये, 16। इसके तो 8 इसी में लग गए हैं, 4 ये इधर, 4 ये इधर। तो इसके कितने हो गए? 16 हो गए, और 16 6 कितने हो गए? 22 हो गए। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने हैं? 22 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 22 हैं। और ये स्टेबल भी इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से अगर इसको दे देता, जैसे Na और Cl देते हैं, तो ये इसका वेट नहीं उठा रहे होते इसका, बट ये अभी भी इसका वेट उठा रहे हैं, जो ये शेयर्ड हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे शेयरिंग इसलिए आती है कि ये प्रोटॉन उस दूसरे एटम का प्रोटॉन भी उसका वेट उठाता है। वेट का मतलब यहाँ चार्ज से है, मतलब उसको न्यूट्रल करता है। तो ये इनको इजी पड़ता है ऐसे बनाना, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से करते हैं। जबकि अगर ये आयोनिक बॉन्ड बनाते तो पूरा देना पड़ता, तो ये अनस्टेबल होते हैं।
आपको एग्जाम में इतना डिटेल्स में नहीं लिखना है, बट मैंने समझाने के पर्पज से बता दिया है। आगे देखते हैं। कार्बन overcomes this by sharing electron with other atom. The shared electron belong to both the atoms. Like this covalent bond is formed. तो यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन सबसे यही है कि shared electron belongs to the both the atoms. तो जो ये पेयर जो शेयर्ड होता है वो दोनों को बिलोंग करता है, एक को नहीं बिलोंग करता। आयनिक बॉन्ड में वो पूरी तरीके से दे दिया गया था। यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था और इसके एक एक प्रोटॉन थे, और ये दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गई। बट अगर आयनिक बॉन्ड होता तो ये पूरी तरीके से इसको दे देता, बट वैसा नहीं होता है यहाँ पे। What is sharing of electron and how it is different from give and take? इसको और अच्छे से देखते हैं पढ़ के। Sharing of electron means both the atoms use same electron. Sharing में क्या होता है कि both atoms same electron को यूज करते हैं। Give and take means electron is given to other atom, host atom is not using it. Host atom उसको दे देता है। For example, hydrogen 2 was ionic. If hydrogen 2 was ionic, one atom will have 0 electron and other will have 2, but it is not possible. So in sharing of electron, one atom of hydrogen do not give permanently it to other atom, instead they both use it, thus both have 2 electrons. Very clear? मैंने बताया अच्छे से। In case of hydrogen, one electron is shared but 2 or 3 electrons can be shared. ऐसा नहीं है कि बस एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकता है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल जब ये 3 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे को देगा तो उधर वाला एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पेयर में चलता है काम। ऑक्सीजन हैव 6 electrons in its L cell. The atomic number of oxygen is 8. And it requires 2 more electrons to complete this octet, so each oxygen atom share 2 electron with another atom. तो ये ऑक्सीजन क्या किस टाइप का करता है? हाइड्रोजन को तो एक एक चाहिए, बट ऑक्सीजन दो दो करता है शेयर। जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाले में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले में हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे दो दो पेयर बन गए थे ऑक्सीजन के, और यहाँ पे भी। तो ये ऑक्सीजन कितने हमेशा देता है? ऑक्सीजन हमेशा 2 देता है, क्योंकि अगर ये केवल 1 देगा तब तो इसके 7 ही होंगे। इसके वैलेंस सेल में कितने हैं? इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको 2 चाहिए, तो ये यहाँ पे 2-2 देता है, 2-2 के पेयर बनते हैं, तो 4 ये इधर से आ जाते हैं और 2 इसने दिए हैं, तो बचे कितने? 4 और बचे हैं, 4 इसके यहाँ रहते हैं, और ये 2 कार्बन से ले लेगा, इधर 2 कार्बन से ले लेगा, इधर भी 4 बचेंगे, तो किसके कितने हो गए बाहर वाले सेल में ऑक्सीजन के? इस ऑक्सीजन के, इसमें भी 8 हो गए, 6 उसके थे, 2 कार्बन के शेयर कर लिए, इधर भी 6 उसके थे, 2 कार्बन के शेयर कर लिए। अब कार्बन ने दोनों कार्बन के 4 ही थे, तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन से शेयर कर लिए, 2 इस ऑक्सीजन शेयर कर लिए, तो ये भी शेयरिंग करके 8 बना लिए, ये भी शेयरिंग करके 8 बना लिए। तो जिसका जितना वैलेंसी होता है वो उतना शेयर करता है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन तक शेयर करता है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तक शेयर करता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का जो हम बनाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। काफी कॉमन स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे आपको हर बुक में मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है क्या, इसमें हमेशा हम लोग बस आउटर वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, सब सारे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं, बस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम में। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम मैंने डाला है जिसमें अंदर वाली सेल भी दिखाई गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए जाते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑल्सो नोन एज लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर डायग्राम दैट शो द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मे एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल।
तो ये होता है पेयर की दिखाते हैं, और उसके जो लोन वाले दिखाते हैं, जो शेयर्ड है वो भी दिखाए जाते हैं, और जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो भी दिखाए जाते हैं वैलेंस शेल के। अब एक एक एग्जांपल ये देख लेते हैं जो ये सब बने हुए हैं इसके साथ साथ। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो व्हेन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन टू क्लोरीन टू हाइड्रोजन टू। तो होता क्या है ये, यहाँ पे देखिए कहाँ गया हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला इसमें था। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों ने शेयर कर लिया, एक पेयर शेयर हो रहा है। तो जब ये एक पेयर शेयर होगा, जब ये बस 2 का एक पेयर शेयर होगा, तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगी। एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पेयर वाइज चलता है। तो जब एक पेयर शेयर होगा, एक उसका एक इसका, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड में क्या है? जब 2 पेयर शेयर होंगे, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं, O2 भी बनाता है। तो ये क्या करता है? अंदर वाले सेल का इसमें भूल जाएगी, ये और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाहर वाले सेल में इसके कितने थे? बाहर वाले सेल में इसके 6 थे, तो इसको 8 करने थे। तो 6 में 2 इधर है, 2 इधर है, और 2 ये वाले हैं, और इसके भी 6 में 2 इधर है, 2 इधर है, और 2 ये वाले हैं। लेकिन इसने क्या किया? इसके ये 2 वाले अब ये भी यूज करेगा, और ये 2 इसके जो थे वो ये भी यूज करेगा। तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो ऐसे ये चालाकी करके बना लेते हैं, 2 पेयर शेयर कर लेते हैं। आगे देखते हैं, 3 पेयर भी शेयर करते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, when 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms of molecule, it is known as ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल N2, जैसे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। उसका एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7। तो पहले में 2 हो गए, फिर 5 हो गए। तो 5 को कितने चाहिए? 5 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये 3 पेयर बनाएगा। पेयर में जो 3 होंगे, इधर भी 3 होंगे, इधर भी 3 होंगे, तो उसमें एक ही एक ले पाएगा ना ये, और एक एक इसका ये ले जाएगा। तो इसलिए ये 3 पेयर बनाएगा। तो जैसे 5 थे इसके, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 3 इसके शेयर कर लेगा। वैसे ये भी करेगा, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 इसके शेयर कर लेगा। तो दोनों 3-3 शेयर कर लेंगे, 3 की जरूरत थी। इसको आप ऐसे समझिए, मान के चलिए कि एक किसान है यहाँ पे। एक किसान, क्या नाम लेते हैं इसका? इसका नाम लेते हैं हरि। ये शेयरिंग क्या होती है एकदम अच्छे से समझा देता हूँ आपको। और एक किसान दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम क्या लेते हैं? उसका नाम ले लेते हैं रामू। अब हरि के पास मान के चलिए कितने बैल हैं? हरि के पास हैं 6 बैल, और उसको जब खेत जोतना होता है तो उसको कितने बैलों की जरूरत होती है? उसको बैलों की जरूरत होती है, 8 बैलों की जरूरत होती है। और रामू के पास भी कितने बैल है? रामू के पास भी 6 बैल हैं। तो ये क्या करेगा? तो रामू से 2 बैल उधार ले लेगा। तो इसका जब काम होगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, 6 + 2, तो इसका काम चल गया। और जब रामू को जरूरत होगी तो ये इसके 2 बैल उधार ले लेगा, तो इसका भी काम चल गया, इसके भी 8 हो गए। तो ये म्यूचुअल चलता है। तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और एटम दिए गए हुए हैं, जैसे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वाटर। तो वाटर में बीच में O है, इसके 6 थे, एक ये इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, तो इसके 8 हो गए। और हाइड्रोजन ने भी एक एक वाटर का ले लिया। वही है सेम कहानी कि उसने उसका एक यूज कर लिया, इसने इसका एक यूज कर लिया। ये पूरी तरीके से नहीं दिया है। अगर ये हरि और रामू की कहानी होती तो इसमें क्या होता? अगर ये आयनिक बॉन्ड वाली कहानी होती तो हरि के पास कितने बैल होते? हरि के पास मान के चलिए होते 7 बैल, और रामू के पास कितने बैल होते? रामू के पास होते 9 बैल।
तो ये इसको एक पाइल दे देता, तो इसके भी 8 हो जाते, इसके भी 8 हो जाते। इस तरीके से होता है आयनिक बॉन्ड, बट उसमें शेयरिंग होती है। आगे देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे दो दो शेयर कर रहा है कार्बन, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वाला भी, जैसे जब ये एक पेयर है जो शेयर कर रहा है पेयर, तो उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ 2 पेयर शेयर कर रहा था 2 लाइन, 3 पेयर शेयर कर रहा था 3 लाइन, तो ये बॉन्ड शो करता है ऐसे। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो रहता है। आयनिक कंपाउंड का क्या था, हाई था। कोवलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय वीक फोर्सेस। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये तो आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, बट बस आप इतना यहाँ पे याद रखिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच की बॉन्ड जो होती है वो थोड़ा सा वीक होती है, क्योंकि वहां पे वो शेयर कर रहे हैं। और जो जो इनके कार्बन, अरे सॉरी, आयनिक जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, तो उनमें ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इनके बीच का फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है कोवलेंट वालों का। बहुत वीक नहीं होता है, बट थोड़ा सा वीक होता है आयोनिक से। दीज कैन बी इजिली ओवरकम बाय हीट। तो ये वीक होता है, इसलिए कम हीट पे ये उनका जो बीच का फोर्स है वो टूट जाता है। Thus covalent compound have low melting point and low boiling point. Non-conducting nature of the covalent compounds. Covalent compounds क्या होते हैं, वो नॉन कंडक्टिव होते हैं। मतलब अगर आप एक एंड में इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो दूसरे एंड में नॉन कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। Covalent compound do not contain ions or free electrons. Sugar is a covalent compound and its solution does not conduct electricity. तो ये सॉल्यूशन वाली स्टेट में भी कंडक्ट नहीं करते। आयोनिक कंपाउंड क्या थे, आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन वाली स्टेट में करते थे कंडक्ट, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते थे। बट ये सॉल्यूशन वाली स्टेट में भी नहीं करते हैं, जैसे शुगर। सोल्यूबिलिटी, कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ये insoluble होते हैं। The covalent compounds however dissolve in non-polar solvent like benzene and toluene. ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ये केरोसिन, बेंजीन, इस टाइप की चीजों में डिजोल्व होते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एलोट्रॉप क्या होता है। एक ही कंपाउंड जब अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, तो उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। तो डायमंड होता है, ये देखिए ये भी कार्बन ही है, तो ये डायमंड है रॉ फॉर्म में, तो उसका वो कैसा होता है, उसका इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये ग्रेफाइट है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये बकमिंस्टर फर्नेस C60 है, तो ये इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट बस देखने के लिए आप समझ सकते हैं। Let's see step by step how to draw a electron dot structure. पहले क्या करना है, फर्स्ट राइट द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले सेंट्रल एलिमेंट लिखे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है। अब क्या करना है, साथ में ओनली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आर शोड इन द डॉट। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 6 वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी पहले जस्ट हमने देखा है इससे पहले। आगे क्या करना है, अब क्या करना है, अब नाउ ऐड द रिमेनिंग एटम्स। तो इसमें क्या बचे थे, 2 हाइड्रोजन बचे थे, वो हमने ऐड कर लिए। यहाँ पे 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन बचे थे, वो ऐड कर लिए हमने। अब क्या करना है, नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट ऑफ द रिमेनिंग एटम्स। ये सबसे क्रूशियल है, यहाँ पे हमको बॉन्ड मैच करानी होंगी। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक पेयर शेयर करेगा, हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये एक शेयर करेगा। तो एक शेयर करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक ये बना लेगा, और यहाँ पे 2 शेयर करेगा। क्यों,
क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 शेयर बनेंगे, तो ये यहाँ एक बना लेगा। तो ये हमने बना लिया। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करना है। आगे अब हम इसमें सर्कल ऐड कर देंगे एटम को स्पेसिफाई करने के लिए। ये इसका हो गया, इसके 8 हो गए, इनके 2 हो गए। वैसे इसका हो गया, इसके देखिए 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। आपको ये चेक करने के लिए मेरा सही बना है कि नहीं बना है, वो चेक करने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि टोटल इनके 8 या 2 फुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिसका के है, हाइड्रोजन में तो केवल के है, तो उसको 2 चाहिए, तो इनके 2 हैं कि नहीं है इनके सर्कल में। तो इसके सर्कल में 2 है, इसके सर्कल में भी 2 है। और ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो ऑक्सीजन के सर्कल में देखते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये एकदम पूरा बैलेंस्ड हो चुका है और ये बन चुका है। ये आपका सही है डायग्राम, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। अब आगे इसमें क्या है, तो आगे इसमें देखिए कार्बन के 4, 4, 8 और ऑक्सीजन के भी 8। तो ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब देखते हैं हाउ वी कैन नो शो बॉन्ड। तो अब इसमें बॉन्ड शो कर सकते हैं, जैसे एक बॉन्ड हो गया और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड भी शो किया जा सकता है। जैसे इसमें 2 शेयर किए थे तो डबल बॉन्ड हो गया, एक शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड हो गया। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब देखते हैं कि आखिर कार्बन इतने ज्यादा बनाता क्यों है अपने कंपाउंड्स। तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर इन मिलियन। दिस outnumbers by large margin the compounds formed by all other elements put together. Reason for this is mainly 2 things. तो क्या बताया जा रहा है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि मान के चलिए कि ये अगर वेन डायग्राम के हिसाब से ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, केवल कार्बन जिसमें भागीदार है, और बाकी अगर बाकी कंपाउंड इतने में आ जाएंगे। तो कार्बन टोटल से ज्यादा जो है, जितने बाकी सबको मिला करके जितने कंपाउंड्स हैं उससे ज्यादा कार्बन के खुद के कंपाउंड्स हैं। तो इसका 2 रीजन है मेन। पहला क्या है, ये कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, तो इट इज ए यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड कर लेता है। ऐसे कार्बन की चेन बन जाती है या फिर ब्रांच भी बन सकती है। वैसे कार्बन अपने ही एटम के साथ बॉन्ड कर लेता है। इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ऐसे 3 बॉन्ड भी कर सकता है। तो ये कार्बन अपने में ही बॉन्ड कर लेता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे इससे ज्यादा नंबर होंगे, उसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे मान के चलिए एक बॉन्ड ये हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन लग गए, एक कंपाउंड ये हो गया, फिर 3 वाले में हो गया, फिर इसमें हाइड्रोजन लग गए सब में। तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा इसके कंपाउंड हो जाते हैं। जबकि और कोई होगा तो उसमें इतने सारे कंपाउंड नहीं होंगे, क्योंकि वो आपस में चेन करेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ले ले, तो ऐसे सोडियम Na के साथ Na नहीं चेन लगाएगा ना, तो वो केवल NaCl बनाएगा। अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता तो और भी ज्यादा इस टाइप के कंपाउंड बनते इसी सीरीज में। बट ये केवल कार्बन कर सकता है क्योंकि वो अपने में चेन बना सकता है। कैटेनेशन हो गया आपका। चेन्स could arrange in simple long chain, branch chain, ring। तो ये 3 में होती हैं। पहला तो सिंपल चेन बन गई, दूसरा हो गया ब्रांच बन गई। ऐसे यहाँ पे कार्बन था, इसमें एक ब्रांच निकल गई, यहाँ पे एक ब्रांच निकल गई, ऐसे ब्रांच बन गई। या फिर रिंग बन गई, जैसे रिंग कैसे, तो इस टाइप की रिंग बन गई। तो ये 3 टाइप में अरेंज होती हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड्स। सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है, कार्बन कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्ड, जिसमें सारी बॉन्ड सिंगल है। जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें जितनी भी बॉन्डें हैं ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, ये सेचुरेटेड कंपाउंड हो गया। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या है, तो कार्बन कंपाउंड विथ नॉट ऑल सिंगल बॉन्ड, सम डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा अनसेचुरेटेड के, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक जो है डबल बॉन्ड है, तो जिसमें सारी सिंगल बॉन्ड होंगी।
तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड। और जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगी तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। देखिए ये अनसैचुरेटेड है यहाँ पे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे चलता है ये। Other than carbon, silicon could show catenation up to 7 to 8 atoms, but their bond is not strong as carbon-carbon bond. तो सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करता है। सिलिकॉन कार्बन के जस्ट नीचे होता है, उसमें पीरियोडिक टेबल में जब हम पढ़ेंगे तो वो भी कैटेनेशन शो करता है, बट वो क्या, उसमें क्या दिक्कत है, तो वो बहुत ज्यादा उसका स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे सिलिकॉन भी बना लेता है लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग सिलिकॉन को इतना ज्यादा एक कंपाउंड नहीं देखते हैं जैसे कार्बन के देखते हैं। 4 valency of carbon. Since carbon have 4 valencies, so one carbon atom can form bond with 4 other atoms of carbon. तो एक ही कार्बन एटम कई सारे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे कि एक कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, एक इसने हाइड्रोजन को दे दिया यहाँ पे, एक इस तरह दूसरे कार्बन को दे दिया, इधर हाइड्रोजन को दे दिया, ऐसे कर सकता है। या फिर डबल बॉन्ड बना के इधर ऑक्सीजन को दे दिया, इधर 2 किसी और को दे दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बनती है। ऐसे कैटेनेशन के साथ 4 वैलेंसी मिला दीजिए तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसीलिए कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कैन ऑफ compounds of carbons are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. give rise to the compounds with specific properties which depend on the element other than carbon present in the molecule. तो होता क्या है, तो जैसे जो कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ कार्बन 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 चला आ रहा था और इसके साथ मान के लिए ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जो इसके साथ जुड़ा रहता है तो वो डिटरमाइन करता है कि उसका प्रॉपर्टीज क्या होंगी उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड की। Carbon forms a strong bond with large number of elements because small carbon can allow its nucleus to hold shared paired strongly. तो होता क्या है, जैसे मान के चलिए कोई कंपाउंड है, जैसे गोल्ड ही है, उसमें तो बहुत सारी सेल्स होंगी, तो बहुत सारी सेल्स होंगी, तो अगर वो कहीं एक शेयर भी करेगा तो यहाँ से इसको इतना उस पर फोर्स नहीं लगेगा। बट कार्बन का तो छोटा सा 2 सेल है, तो यहाँ पे ये शेयर करता है तो ये काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो जितना स्ट्रांगली वो पेयर होल्ड करके रखेगा उतनी स्ट्रांग बॉन्ड होगी, उतनी स्ट्रांग बॉन्ड होंगी उतना स्टेबल मटेरियल होगा। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड्स तो हमने देख ही लिया है कि सैचुरेटेड में क्या होता है, सारी सिंगल बॉन्ड होती हैं, जैसे यहाँ पे प्रोपेन में सब सिंगल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होती है, जैसे एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। इससे पहले वाली स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा है, तब इसीलिए ये भी जो है अनसैचुरेटेड हो गई। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, ये क्या होती हैं? चेन, ब्रांचेस एंड रिंग तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स व्हिच आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइक मीथेन, बेंजीन एक्सेट्रा। तो पहले हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, एल्कलीन्स। तो ये 3 हाइड्रोकार्बन्स के मेन ग्रुप हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, बस इनके कंपाउंड, तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ये हो गया, तो इसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? मेनली 3 टाइप के होते हैं। एल्कलेन्स, तो एल्कलेन क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक आर एल्कलेन्स, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स एंड इन दीज कंपाउंड्स they take suffix ane and their formula is CxH2x+2। इसको अच्छे से देखते हैं। तो पहला तो क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, जैसे ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये ane वाला हो गया एल्कलीन। तो ये क्या हो गया, ETHANE, इथेन, इसमें ane आ जाता है।
अब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कार्बन का जितना नंबर होगा हाइड्रोजन का नंबर हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हमें पूरा स्ट्रक्चर बना के देखने की जरूरत नहीं है, सारे बॉन्ड मिलाने की जरूरत नहीं। मान के चलिए कार्बन का यहाँ पे एल्कलेन का फॉर्मूला है ये, तो कार्बन के यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4 टू जाए 10। तो जब एल्कलेन बनेगी कार्बन की तो वो क्या हो जाएगी, 4 वाले में क्या होता है ब्यूटेन होती है, तो ये क्या हो जाएगा BUTANE, ब्यूटेन हो जाएगी C4H10। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, तो इसमें 4 होंगे C C C C, और उसमें जितने H बचे होंगे सब जोड़ दिए जाएंगे ऐसे ऐसे मिला करके 4 4 सब में, मतलब 4 टोटल में कार्बन के फिल होने चाहिए। आगे देखते हैं एल्कलीन। एल्कलीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 1 और मोर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है, दे टेक सफिक्स ENE, और उसका फॉर्मूला होता है CH2X। तो इसमें क्या होता है, इसमें सफिक्स ENE लगता है, जैसे इथीन, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। जैसे इसमें क्या होता है प्रोपीन, ENE लगा हुआ, ब्यूटीन ENE लगा हुआ। इसमें याद रखिएगा बस एक ही डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि प्रोपीन यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। ये भी जो है ENE वाला है एल्कलीन, तो एक डबल बॉन्ड होता है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होते हैं जनरली। अब एग्जाम्पल ब्यूटेन, इसमें फॉर्मूला सीधा है, 4 है तो यहाँ पे 8 हो गया, 4 टू 8। आगे देखते हैं एल्कलाइंस, तो इसमें डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होती है, और इसमें सफिक्स YNE लगता है। इसका फॉर्मूला है CH2X -2, जैसे ब्यूटेन होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 टू 8 -2 6 हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ये क्या होता है, आइडेंटिकल मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इनका मोलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे C4H10 का दिया गया है, तो एक ये है स्ट्रक्चर और एक ये है, दोनों का मोलर फॉर्मूला यही है, सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जनरली हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, मतलब कि ये ब्यूटेन और ये ब्यूटेन को फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। 3 types of structures, straight line, branch and rings। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन, जैसे ये हो गया ब्रांच, और ये हो गया हमारा रिंग। ये भी हमारी रिंग हो गई। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर पे इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, भले ही ये फॉर्मूला सेम हो। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप आर द स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूट within molecules that are responsible for the characteristics chemical properties of those molecules। मतलब ये एक तरीके का एक ग्रुप होता है हर एलिमेंट का, जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज को डिक्टेट करता है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं, एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। तो जैसे हमारा ये कार्बन का चला रहा था, 2 का था, इसमें H की जगह क्या जुड़ जाएगा, इसमें OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, ऐसे 3 वाले पे जुड़ जाएगा OH, ऐसे 4 वाले पे OH जुड़ जाएगा, बाकी सब C और H के ही रहेंगे। तो इससे क्या चेंज आएगा, इससे जो ये OH जुड़ा है इसके वजह से एक स्पेशल टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसमें। ये इसके जो ग्रुप होगा ये बिल्कुल अलग होगा, जिसमें H, इसमें केवल H था, उससे ये अलग होगा।
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप वो उस टाइप के ग्रुप होते हैं जो कि एक नए टाइप का बिल्कुल उसको चेंज कर देते हैं कंपाउंड को जुड़ने के बाद उस पर। इनकी पूरी सीरीज होती है, जैसे 2 वाले पे जुड़ेंगे, 3 वाले पे जुड़ेंगे। द फंक्शनल ग्रुप विल अंडरगो द सिमिलर केमिकल रिएक्शन रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पार्ट ऑफ। तो जैसे 2 वाला होगा, इसमें होगा OH, 3 वाला OH होगा, ऐसे 4 वाला OH होगा। तो जो ये होंगे तो इनमें जो चेंज ला दिया OH ने तो वो सब में लगभग सेम होगा। पहला तो ये बाकी सबसे अलग कर देंगे, इनका एक अपना एक अलग ग्रुप टाइप का बन जाएगा। इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बस किस लिए? बस इस OH जो जुड़ गया इसकी वजह से। तो ये अपने में एक अलग सीरीज टाइप का बना देते हैं एलिमेंट्स का। आगे देखते हैं की पॉइंट्स। फंक्शनल ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ एटम मोस्टली हाइड्रोजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ज्यादातर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे C में C था और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कहीं पे OH लग जाएगा, बाकी इधर हाइड्रोजन ही लगे रहेंगे सब जगह। बस वो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को हटा के OH लग जाएगा, उसकी वजह से वो पूरा चेंज कर देगा। ऐसी उसके पूरी सीरीज बनती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्स्टिट्यूट डिपेंड ऑन दिस ग्रुप। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट की इसी ग्रुप पर डिपेंड करती है। जिसमें OH जुड़ा हुआ है और इसमें ये जुड़ा हुआ है, जिनकी आपस में अलग अलग हो प्रॉपर्टीज, बस इसकी वजह से। बाकी पूरा सेम होगा। बाकी सेम होने क्या मतलब है? जैसे मान के चलिए C है, H है, सबसे सिंपल देखें, H है, ये हो गया हमारा एक। तो इसकी प्रॉपर्टी एक हो गई और इसमें OH जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम है, फिर इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। इसका जो 3 वाला होगा उससे इसकी मैच करेगी, लेकिन जो H वाला होगा पहला वाला उससे अलग हो जाएगी। इसके साथ में जैसे सिंगल वाला ले लेंगे, OH यहाँ पे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये ले लेते हैं कंपाउंड, 2 कंपाउंड का देखते हैं। तो एक कंपाउंड हमारा ये हो गया, तो इन दोनों की सेम होगी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये OH की वजह से। लेकिन जब ये चेंज हो जाएगा तो इन दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बस इतना चेंज कर दिया, इसमें OH ही रहने दिया, यहाँ पे हमने कोई दूसरा वाला ऐड कर दिया। तो मान के चलिए यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड कर दी Cl, और इसको भी हटा करके यहाँ पे, तो जब ये क्लोरीन ऐड हो गई तो अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी इससे, सिंगल वाले से। बट इसको भी जब क्लोरीन कर देंगे तो ये फिर आपस में सेम हो जाएंगे, बट उससे मेन वाले से अलग हो जाएंगे। तो उनकी अपनी खुद की सीरीज में उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, बट वो दूसरे से अलग कर देते हैं उस कंपाउंड को। तो एक तरीके से बिल्कुल वो डिफाइनिंग फैक्टर बन जाता है उस कंपाउंड का। होल ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पूरा जो ग्रुप होगा वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, इसीलिए पूरा ग्रुप बन जाएगा। जैसे उनका है CH2 C2H6, ऐसे है ना एल्कलाइन का। फिर इनको हटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 होकर के OH आ जाएगा, यहाँ पे 5 होकर के OH आ जाएगा, तो इनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। फिर इसी तरीके से सबका अपना अपना ग्रुप है, तो ये फिर एक बहुत लंबी सीरीज बनेगी। तो ऐसे ही तो कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा है। पहले एल्कलीन की सीरीज है, उसमें लाखों कंपाउंड्स हैं। फिर एल्कलाइन की सीरीज है, उसमें लाखों कंपाउंड्स हैं। फिर ये एल्कोहल की सीरीज है, इसमें लाखों कंपाउंड है। एल्डिहाइड की है, कीटोन की है, तो ये सबके वैसे बनते जाते हैं। हेटेरो एटम, ये क्या होता है? एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जैसे यहाँ पे ये हेटेरो एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, C पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, यहाँ।
अब इसमें ये क्या है करके, यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटा करके ये क्या कर देगा, इसको हटा करके यहाँ पे OH कर देगा। तो ये जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उनको हेटेरोएटम बोला जाता है। आगे देखते हैं। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अभी हमने उसके बारे में बात की है। द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, हेंस सच सीरीज ऑफ द कंपाउंड of same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। तो जैसे हमारी CH4 C2H6 ये एक सीरीज चली आ रही थी, इनका अपने टाइप का एक था C3H8, ये इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी थी सारी। अब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लग जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, 5 हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये इसकी अपनी एक अलग सीरीज बन जाएगी, यही बताया गया। और जो पहले वाली सीरीज थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बस OH के जुड़ने की वजह से अलग हो जाएगी। ये दूसरी चीज है, 2 मेन पॉइंट है। होमोलोगस सीरीज भी लाइक मिथानॉल, वही सी, तो इथानॉल, प्रोपानॉल, इनका अपना एक नाम भी हो जाता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ब्यूटानॉल, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन इस टाइप का था, तो अब ये मिथानॉल, इथानॉल, ब्यूटानॉल ऐसे हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलोगस सीरीज वेरीज एज मोलर मास इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे ये बड़ी हो जाती है सीरीज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैसे जैसे जैसे कार्बन के एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज आता है थोड़ा थोड़ा। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है, सब लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है, पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हल्का हल्का बदलेगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज विथ मोलर मास, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा मोलर मास वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन ए होमोलोगस सीरीज। तो ये आश्चर्य की ही बात है कि एक छोटा सा ग्रुप ऐड होकर के पूरे जो कंपाउंड का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को डिक्टेट कर देता है कि क्या होगी। आगे देखते हैं। अब नाम जैसे अभी हमने ब्यूटानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल देखा, वो कैसे आते हैं, तो naming nomenclature of the carbon compounds. The name of the compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by prefix or before or suffix after indicating the nature of the functional group. तो ये सारी वही एल्कलाइन वाली जो सीरीज थी, मीथेन, इथेन, ब्रोमीन, ऐसे जो सॉरी ब्रोमीन नहीं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से जो सीरीज है, तो ये उसी सीरीज में सफिक्स लग जाता है, जैसे थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे एल्कोहल में OL लग जाता है तो प्रोपेन से प्रोपानॉल हो गया, एल्डिहाइड में AL लग जाता है तो ये जो है प्रोपानॉल हो गया, फिर ये कीटोन में ONE लग जाता है तो प्रोपानॉन हो गया। ऐसे हल्का हल्का इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो ये उनकी पूरी सीरीज ऐसे चलती है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे जो एल्कलाइन वाले होते हैं, हेलो एल्कलाइन, उनमें प्रीफिक्स लगता है। जैसे क्लोरीन जुड़ गई तो आगे लगता है क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इस टाइप से होता है। और बाकी सबकी ये सफिक्स लगता है। एल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ONE, कार्बोरिक एसिड का OX एसिड, और एल्कलीन का ENE, एल्कलाइन का YNE। आगे देखते हैं इनमें कैसे जोड़ा जाता है, नाम कैसे चेंज होता है। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कैन बी डन इन द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, कितने कार्बन एटम्स है वो आइडेंटिफाई करना है। A compound having 3 carbon atoms will be called propane। तो जैसे एक है तो मीथेन, एल्कलाइन वाली सीरीज है, मेन सीरीज जो हमारी है।
2 होगा तो क्या होगा, इथेन। 3 होगा तो प्रोपेन। 4 होगा तो ब्यूटेन। तो पहले हमको तो वो आइडेंटिफाई कर लेना है। अब क्या करना है उसके बाद, वो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद देखना है कि हमारा सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। In case of functional group is present indicated in the name of the compound with the either a prefix or suffix। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या, वो आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे दो का लेके चलते हैं, प्रीफिक्स का लेके चलते हैं। प्रीफिक्स में क्या है, क्लोरो है, CHLORO, तो ये क्लोरो हो गया। और सफिक्स में क्या लेके चले, सफिक्स में ONE, कीटोन का ONE, ये 2 हो गए। अब क्या करते हैं, if the name of the functional group is to be given suffix and the suffix of the functional group is begin with vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix। तो अगर प्रीफिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीफिक्स में तो सीधा आगे जोड़ देना। जैसे प्रोपेन होगा तो पीछे हो गया प्रोपेन और आगे क्या जोड़ देंगे, क्लोरो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो प्रीफिक्स में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सफिक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सफिक्स में क्या चेंज करना पड़ता है, जैसे प्रोपेन क्या है, PROPANE, ये हो गया हमारा प्रोपेन। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेन में हमको ये ई हटा देना है। अगर ये AEIO से शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है, जो हमारा ये शुरू हो रहा है, तो इसमें ई हटा क्या जुड़ जाएगा, ONE जुड़ जाएगा। ऐसे ही मिथेन का ई हट जाएगा और इथेन का ई हट जाएगा लास्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपानॉन हो जाएगा। अभी ये अल्कोहल होता तो क्या होता है, यहाँ पे OL होता ना, तो यहाँ पे ई हट जाता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे OL लग जाता, तो ये क्या हो जाता है, प्रोपानॉल हो जाता। तो ये बस छोटी सी बात है, इसमें ऐसे कर देना। तो ये हो गया हमारा नेमिंग का। इफ द कार्बन चेन्स इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल ANE ऑफ द कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE और YNE। तो अगर हमारा कार्बन चेन के लास्ट में अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम है, तो जैसे डबल बॉन्ड में क्या लगता है, ENE लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, YNE लगता है। तो ये E पर रिप्लेस नहीं होगा, ये और पहले से रिप्लेस होगा। जैसे प्रोपेन में क्या था, PROPANE, तो बाकी फंक्शनल ग्रुप में तो क्या रिप्लेस हो रहा था, लास्ट का E रिप्लेस हो रहा था। लेकिन जब ये दोनों होंगे तो इनमें ये लग जाएगा, प्रोपीन, ENE और YNE। वो आगे हमने एग्जांपल देख चुके हैं उसका, एल्किलीन, एल्कलाइन और एल्कलाइन वाला जब देखे थे हम लोगों ने, जो कि यहाँ पे था ANE, ENE, YNE, ऐसे ही होता है इसमें सारा। ये ऐसे हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो अब कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एक एक करके। कंबसन, तो कंबसन क्या होता है, कंबसन होता है मतलब जलना। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सब जलते हैं, जहां पे कार्बन कंपाउंड्स होगा वो सब जलेंगे, उनमें आग लग जाती है। All the carbon compounds and the carbon allotropic forms burn with oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। तो इसको देखते हैं, जैसे कि सिंपल कार्बन देखते हैं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में हीट और लाइट निकल रही है। फिर ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। फिर ये हो गया हमारा सिंपल कार्बन। ये हो गया हमारा एल्कलीन वाले में, एल्कलाइन, एल्कलीन, एल्कलाइन वाले में जो उसका सिंपल चेन है। हाइड्रोकार्बन हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन का एक हो गया। और एक ये हो गया फंक्शनल ग्रुप वाला। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले में क्या है, ये यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं
तो ये क्या हो जाएगा, इथेन वाले में होगा OH है तो OL हो जाएगा, तो ये क्या है, ये इथानॉल है। तो ये इथानॉल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट। तो इसीलिए कार्बन के जितने कंपाउंड्स होते हैं वो सब जलते हैं। तो ये पेट्रोल और ये सब हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इसीलिए इन सब में आग लग जाती है। Saturated hydrocarbon generate clean flame, while the unsaturated hydrocarbon gives yellow flame। तो ये क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा जब गैस जलती है तो बिल्कुल क्लीन फ्लेम आता है। तो क्लीन फ्लेम आता है मतलब क्या है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब क्या है, वो प्रोपेन है या ब्यूटेन है। जो हमारे घर में गैस आती है वो प्रोपेन होती है या ब्यूटेन होती है। तो इसलिए वो उसमें ये इस कलर का नहीं होता है, व्हाइट कलर का फ्लेम आता है, ब्लू कलर का फ्लेम आता है, लेकिन हमारा ये उस टाइप का नहीं होता है जैसे नॉर्मल लकड़ी जलती है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें वो येलो फ्लेम आता है और स्मोक निकलता है, क्योंकि वो सैचुरेटेड नहीं है। कंबशन ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज सल्फर एंड नाइट्रोजन which are major pollutant in the environment। तो ये कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं तो इनमें सल्फर और नाइट्रोजन के भी थोड़े कंपाउंड होते हैं। तो वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर ऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए कोयला और हमें ये नहीं जलाना चाहिए। पेट्रोलियम पर लोग जलाते हैं और हमारी सारी बिजली कोयला पे बनती है। और जब हम नेचुरल गैस जला रहे हैं, जब हम प्रोपेन जला रहे हैं, जब बिल्कुल प्योर चीज चल रही है, तो हमें क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना बड़ा पोल्यूटेंट नहीं है। पोल्यूटेंट तो ये भी है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ग्रीन हाउस बढ़ाता है, बट सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बराबर नहीं है। तो जो हमारा गाड़ी में जो पेट्रोल जलता है और जो हमारा कोल जलता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा क्या निकलता है, उसमें हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये जो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती है, ये बहुत हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। When gas of kerosene properly mixed with air burnt in blue flame। तो अगर ये क्या किया जाए, अगर हमें ब्लू फ्लेम में जलाना ही है अनसेचुरेटेड को भी या सेचुरेटेड को भी, तो क्या करना होगा, उसमें बहुत सारी एयर मिक्स कर दीजिए। तो जो हमने स्टोव देखा होगा, पहले एक स्टोव आता था जिसमें ऐसे यहाँ पे साइड में कैसे रहता था, इससे हम लोग पंप करते रहते थे, तो इसके ऊपर जो जलता था वो ब्लू फ्लेम जलता था। तो ये जो पंप करने वाला जो सिस्टम रहता था, तो उसमें क्या होती थी, इसमें हम लोग हवा पंप करते थे, तो वो उस केरोसिन के साथ हवा इतनी मिक्स हो जाती थी कि वो बहुत इजीली जलता था। तो जितना इजीली जलेगा उतना उसमें क्लीन फ्लेम आएगा। तो इसीलिए अगर केरोसिन और गैस में हवा प्रॉपरली मिक्स की जाए तो फिर ब्लू फ्लेम आने लगता है। एल्कोहल टर्न्स कार्बोलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, कार्बोलिक एसिड मिल जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, CH3CH2OH। तो ऐसे तो ये C2H5OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को ध्यान देते हुए लिख दिया है, क्योंकि पहले C के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर C के साथ 2 हाइड्रोजन है और OH है, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो ये इसके किसके साथ जुड़ रहा है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जा रहा है। तो कौन है इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो एल्कलाइन के MnO4 दे दिया जाए या एसिडिफाइड K2Cr2O7 दे दिया जाए। तो ये दोनों जब दे दिए जाएंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे, जिसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाया जा सकता है। कैसे, बाय एडिंग हाइड्रोजन टू देम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें तो वो सैचुरेटेड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड थी, इसको निकल के साथ हाइड्रोजन मिक्स करके हमने दिया तो सिंगल बॉन्ड हो गई। For example, vegetables oil are saturated with the help of nickel।
तो ये जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो ऐसे किए जाते हैं इस तरीके से। ये वेजिटेबल ऑयल नहीं है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है वेजिटेबल ऑयल, लेकिन इसी प्रोसेस से उसको भी किया जाता है ऐसे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल व्हिच आर प्रेजेंट इन एनिमल फैट। तो ये जो सैचुरेटेड वाली होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। वी शुड ऐड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल्स फॉर कुकिंग। तो हमें अनसैचुरेटेड वाली चाहिए कुकिंग के लिए। आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या करता है कार्बन कंपाउंड्स? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। कैसे? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। बट क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं जैसे CH4, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो जल्दी रिएक्ट नहीं करते पहला तो। इसमें रिएजेंट पढ़ रहा था, तो रिएजेंट मतलब क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर यूज इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे हमने मीथेन ले ली और उसके साथ क्लोरीन उसको रिप्लेस करके ये हमारा क्लोरोमीथेन बना देती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए और ये जनरली ये काफी स्टेबल होते हैं। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। इथानॉल, इथानॉल का आप देखते हैं क्या क्या आता है। तो इथानॉल क्या है? इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहल ड्रिंक्स। जो हमारे एल्कोहल ड्रिंक्स होती हैं जैसे रम हो गया, वोडका हो गया, तो इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं वो इथानॉल ही होता है। इट इज ए गुड सॉल्वेंट। ये काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है, जैसे इसमें काफी अच्छे से चीजें मिल जाती हैं। तो क्या होता है, ये जैसे बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कि पानी में नहीं मिलती हैं, तो ये एल्कोहल में मिला के दी जाती है। इसलिए हमारी जो कफ सिरप होती है उसमें एल्कोहल होता है। और भी जगह ये सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। इथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में भी घुल जाता है इथेनॉल। Alcohol reacts with sodium, leading to the evolution of hydrogen gas and sodium ethoxide. Sodium ethoxide is a strong base. तो ये अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये अल्कोहल ले लिया और इसको जब सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो ये हमें एक बेस मिलता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सिंपल रिएक्शन है ये। तो आगे देखते हैं। Heating ethanol at 443 K will excess concentrated sulfuric acid result in the dehydration of alcohol and gives ethene. तो अगर हम इसको बहुत सारी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट कर दें अल्कोहल को तो ये हमें इथीन मिल जाएगी डबल बॉन्ड वाली और वाटर मिल जाएगा। ये भी सिंपल रिएक्शन है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें वर्ड आया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जिसको ट्रीट करने के बाद पानी निकल जाता है उससे। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट हियर बिकॉज इट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम एल्कोहल। आगे देखते हैं इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड क्या है? तो इथानोइक एसिड को भी एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये कार्बोलिक एसिड होती है एक टाइप की, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो विनेगर क्या होता है? विनेगर हमारा 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड होता है। मतलब कि 100 वाटर में अगर 100 विनेगर में होगा तो उसमें 5% ये होगा और बाकी 95% वाटर होगा। The melting point of pure ethanoic acid is 290 K। तो ये 290 K पे मेल्ट होता है, इसका मतलब होता है 16.85 डिग्री। अगर हमको K से डिग्री में बनाना है सेल्सियस में तो बहुत इजी है, बस ये माइनस कर दीजिए 273.15। अगर ये 300 होता तब भी इसमें यही माइनस होता और यहाँ पे 26 हो जाता। इट बिलोंग टू द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का है और ये ग्रुप पूरा वीक एसिड का ग्रुप होता है। ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये
इसमें क्या होता है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एस्टर। तो ये एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ रिएक्ट होती है, मतलब 100% अल्कोहल के साथ हम जब ये इसको इथेनोइक एसिड को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, और उसमें भी एक और एसिड साथ में चाहिए होगी एज ए कैटलिस्ट, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, ये होता है एस्टर। तो ये एस्टर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग परफ्यूम बनाते हैं, इससे फ्लेवरिंग एजेंट बनाते हैं। आपने कभी जो माजा पिया होगा तो उसमें जो मैंगो की खुशबू आती है, तो ओरिजिनल मैंगो नहीं होता ये, वो एस्टर से बनाया जाता है। वैसे ही जब हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें रोज की खुशबू आती है, तो उसमें भी ये एस्टर से बनाया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग स्मेल देते हैं, और उससे सारा ये कंपाउंड बनते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट और स्मेलिंग एजेंट जितने होते हैं। तो इसका ये रिएक्शन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है। उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं, दो कार्बन एटम वाली। दूसरा रिएक्शन सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, जब ये एस्टर जो होता है, जो हमारा फॉर्म होता है, जब ये ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फिर से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यही हमारा सोप होता है। जो हमारे सोप होते हैं ये सब सोडियम और कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं सब। सोप यूज दिस रिएक्शन, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत लॉन्ग चेन वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे तो बहुत छोटी चेन है ये, तो ये सोप नहीं है। जब इसकी चेन को बहुत लंबा कर दिया जाएगा, जब इसमें बहुत सारे कार्बन के एटम और जोड़ दिए जाएंगे, तब ये सोप बन जाता है। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होती है और ये सॉल्ट बना देती है और वाटर बना देती है। तो पिछले उसमें देख ही चुके हैं। इसमें क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होती है, तो मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड होती है, और ऑर्गेनिक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड ही होती है। तो ये क्या होती है, ये एसिड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनमें सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है, इसमें कार्बन कंपाउंड्स जुड़े होते हैं। तो जैसे लैक्टिक एसिड हो गई, एसिटिक एसिड हो गई, फॉर्मिक एसिड हो गई, सिट्रिक एसिड हो गई, ऑक्जेलिक एसिड हो गई। तो नेचुरली जो ज्यादा पाई जाती है वो सब ऑर्गेनिक एसिड ही होती हैं, जो कि पेड़ों में और इस सब में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये भी हम पहले पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं रिएक्शन। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स to give salt, carbon dioxide and water. The salt produced is commonly known as sodium acetate. तो ये हमारा इसके साथ रिएक्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट हुई हमारी इथेनोइक एसिड, तो ये हमको मिल गया सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही इसके साथ भी हो गया। ये हमारे एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे देखते हैं, सोप क्या होता है, तो सोप होता है जिससे हम लोग नहाते हैं। तो सोप मॉलिक्यूल इज ए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये बहुत लंबी ऐसे चेन होती है, बहुत लंबी चेन, और इसमें ऐसे आगे सोडियम जुड़ा होता है या पोटेशियम जुड़ा होता है। तो इस टाइप के इसके मॉलिक्यूल होते हैं। इसके मॉलिक्यूल का जो शेप और इसका जो सिस्टम होता है, यही सोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका हम देखेंगे। तो इसके दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। तो जो ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है, तो ये पानी को पसंद करता है। ऐसे ये चेन चली जा रही है और ऐसे हमारा ये सोडियम जुड़ा हुआ है Na। तो इसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होगा, एक हाइड्रोफिलिक एंड होगा। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा तो वो क्या करेगा, वो वाटर से अट्रैक्ट करेगा। अरे सॉरी, जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो वाटर से रिपल्स करेगा। फोबिक मतलब क्या होता है, रिपल्स करने वाला, और फिलिक मतलब क्या होता है, उसकी तरफ भागने वाला।
तो जो ये हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो वाटर से रिपल्स करेगा और जो फिलिक एंड होगा वो वाटर की तरफ भागेगा. इट इज द एंड which attract towards the oil and repulse water. It's कार्बन चेन पार्ट. तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है तो ये कार्बन चेन पार्ट है, जैसे सी 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 इधर चला रहा है. तो ये जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है Na वाला. तो ये आप याद रखिएगा. अब ये दोनों हो गए. अब क्या इंपॉर्टेंस क्या है इनका? तो ये क्या करते हैं, ऑल द डर्ट्स इन द क्लोथ एंड द बॉडी आर अटैच्ड टू ऑयल, सो द हाइड्रोफोबिक एंड्स अट्रैक्ट टू इट एंड इट स्टिक्स टू द हाइड्रोफिलिक एंड रिपल्सेस. When a lot of molecules stick to the dirt, they form a structure which is called mycelium. तो ये क्या होता है? तो जैसे मान के चलिए ये हमारा कपड़ा है, यहाँ पे डर्ट लगी हुई है. अब इसमें जब ये सोप हम लगाएंगे तो ये कुछ इसी प्रकार का होता है. ये मान के चलिए डर्ट है हमारी. तो डर्ट क्या होती है? डर्ट हमेशा ऑयल बेस्ड होती है, तो ऑयल के में ही चिपकती है डर्ट. तो क्या करेगा ये? तो जब ये हम पानी में डालेंगे तो ये तो ऐसे सोप मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ. तो इसमें जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा, जो Na वाला, तो वो तो पानी से ठीक है, पर जो हाइड्रोफोबिक एंड है तो वो तो देखेगा कि यहाँ पे ऑयल है तो ये इस पे चिपक जाएगा. तो ये ऐसे ऐसे इस पे चिपक जाएंगे बहुत सारे ऊपर ऐसे. तो जब ये ऐसे बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको मिसेलियस बोलते हैं. तो ये एक साइड तो पानी को अट्रैक्ट करती है और दूसरी साइड से रिपल्स करती है. तो जब पानी इसमें और ज्यादा डाला जाता है तो ये मिसेलियस जो है ये डर्ट को लेते हुए बाहर निकल जाती है, तो ऐसे साफ हो जाता है. तो जैसे यहाँ पे डर्ट लगी हुई है तो एक मिसेलियस इसके किनारे फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे लगी हुई है तो एक इसके किनारे फॉर्म हो जाएगी. और जब ये पानी डाला जाएगा तो ये स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, ये उसी के साथ बाहर निकल जाता है. तो ये फाइबर को छोड़ देता है. तो ये हमारा जो है कपड़ा या जहां जो भी साफ कर रहे हैं वो साफ हो जाता है. इसका स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से देखते हैं अगली स्लाइड में. बेसिक आपको बस इतना याद रखना है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो जाके ऑयल और डर्ट में चिपक जाएगा और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ रहेगा. Micellar is the cluster of molecules in which hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called मिसेलियस. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिसेलियस बनाई के दी गई हैं. जैसे ये देखिए यहाँ पे नीचे अंदर डर्ट लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, तो ये सारे हाइड्रोफोबिक एंड इसमें चिपक गए हैं जाके. और ये जब पानी के मॉलिक्यूल आएंगे तो इसको बहा ले जाएंगे और ये बहने के साथ साथ ये डर्ट भी इसके साथ बह जाएगी और ऐसे ही साफ हो जाएगा. ये बहुत सारी बनती हैं, जैसे जितने डर्ट पार्टिकल है तो हम बनते चले जाते हैं, तो उसी वजह से ये इस टाइप से साफ करता है. तो ये तो हमारा 2D डायमेंशन हो गया, बट रियल मिसेलियस इस टाइप की होती है. ये इसके अंदर ऐसे डर्ट होती है और ये पूरा 3D डायग्राम इस टाइप का ऐसे बॉल टाइप का बन जाता है. ये भी आधा कटा हुआ है इधर और ऐसे ऐसे पूरा ये कंप्लीट बॉल टाइप का बन जाएगा और उस बॉल को वो बहा ले जाता है पानी. इसको ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल का है, ये आपको दिखेगा नहीं आंखों से, ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे बात चल रही है. How cleaning action work? The oil dirt will be collected in the center of the micellar. जो center of micellar है इसके अंदर dirt collect हो जाएगी. The micellar stay in the solution as the colloid. तो ये क्या होगा, ये solution में नीचे colloid के रूप में फॉर्म हो जाएंगे. ये निकाल लेंगे dirt को और पूरे solution में फैल जाएंगे. तो जितना जो हमारी dirt होगी वो पानी में आ जाएगी और हमारे क्लोथ से अलग हो जाएगी. Thus the dirt is suspended in the micellar and is easily rinsed away. तो ये जो है आराम से इसको इस तरह धो दिया जाता है. ये मिसेलियस जो होती है ये क्यों कोलाइड सॉल्यूशन में रहती है? क्योंकि आयन टू आयन रिपल्सन होता है. मतलब इसका क्या है कि जैसे ये जो पानी जब यहाँ आता है तो एक तरफ तो अट्रैक्ट करता है, एक तरफ रिपल्स करता है, तो ये उसका स्ट्रक्चर उसी वजह से बैलेंस हो जाता है. तो ये इस वजह से स्ट्रक्चर बन पाता है. आगे देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? अब ये जो मिसेलियस फॉर्मेशन था, तो अगर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सॉल्ट होते हैं तो इनमें क्या होता है,
इनमें होता है क्या, इनमें जो है पहले ही रिएक्ट कर लेते हैं ये सोप से, और वो जो एक ऐसा सॉल्ट बना देते हैं जो कि मिसलीज नहीं फॉर्म करता। तो इस वजह से ये सोप इसमें हार्ड वाटर में कम काम करता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन सॉल्ट इन वाटर, मोर सॉल्ट मोर द हार्डनेस। तो ये प्रेजेंस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की, और जितना ज्यादा ये प्रेजेंस होगा उतना ज्यादा वाटर हार्ड होगा। सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम व्हिच डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द सोप। तो जैसे आपने धोया होगा कभी, तो अगर हार्ड वाटर होता है तो एक नीचे एक बहुत इनसॉल्युबल टाइप का बड़ा सा ऐसे जमा होने लगता है, तो ये होता है स्कम। तो ये हमारे सोप की इफिशियंसी घटाता है, तो हमारे मिसलीज कम फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो सोप मॉलिक्यूल है ये सब तो पहले ही रिएक्ट कर करके नीचे सेटल हो जाते हैं, तो वो मिसलीज बनाते ही नहीं है, तो इसलिए सोप काम नहीं करता है ये। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक दूसरा कैटेगरी होती है डिटर्जेंट्स की, जैसे हमारे सर्फ एक्सेल वगैरह होते हैं, तो वो काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें ये जो सोप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और Na लगा होता है, तो वो ये भी काम तो सेम तरीके से करते हैं, लेकिन इनके जो कंपाउंड होते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज द क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट के बारे में देख लेते हैं। डिटर्जेंट में आप द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एमोनिक एसिड विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन एक्सेट्रा। तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक वाला नहीं रहता है, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करते, thus they remain effective in hard water। तो ये हार्ड वाटर में इफेक्टिव रहते हैं। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स। तो ये इसको शैम्पू में यूज होते हैं, और जो हमारे जो रहते हैं क्या, जो हमारे ये डिटर्जेंट रहते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया, पतंजलि का हो गया हमारा, तो इनमें जो है रहते हैं, तो ये हमारे डिटर्जेंट होते हैं। तो ये हमारे हार्ड वाटर में भी काम करते हैं क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी कंटेंट आगे मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस सेशन में मजा आया। आपको इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कीजिए, पढ़िए, शेयर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसमें भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। ये बिल्कुल नया चैनल है, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम आपके पास ऐसी ऑसम कंटेंट लाते रहें।